Hello students, today I am here to delivering video lecture on Introduction to Microprocessor 8085. 8085 microprocessor का प्रारंभिक परिचय. So let starting from microprocessor. Before microprocessor we must know how digital computer how it's work. So microprocessor शुरू करने के पहले हम ये जान लें कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको कि हम निर्देश देते हैं और वो निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क ऑन गिवन डेटा. हियर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का जो दिया गया है उसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एएलयू और मेमोरी. इनपुट डिवाइस क्या है? जिसके द्वारा हम निर्देश देते हैं, जिससे कि हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हमें उससे क्या कार्य लेना है. क्या क्या हो सकता है? कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, डेटा स्विचेस हो सकते हैं, ऑप्टिकल पेन हो सकता है, टेक्स्ट स्कैनिंग ग्राफिक्स इनपुट हो सकता है, टच पैड हो सकता है. ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके के द्वारा हम प्रोसेसर को निर्देश देते हैं. आउटपुट डिवाइस क्या है? जब हम कंप्यूटेशन हो जाता है, कंप्यूटर से हमें कार्य कर लेते हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट होता है उसका डिस्प्ले जो है वो आउटपुट डिवाइस में होता है. प्रिंटिंग फॉर्म में भी हो सकता है. तो क्या क्या है आउटपुट डिवाइस आपकी? मॉनिटर है, सीआरटी स्क्रीन है, एलईडी है, प्रिंटर है, डी2ए कन्वर्टर है. सीपीयू कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है, सेंट्रल पार्ट, जिसको कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बना होता है. क्या क्या होती हैं वो? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर अरे, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. एएलयू क्या है? जिसमें कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन होते हैं. रजिस्टर क्या है? जिसमें कि डेटा स्टोर होता है. रजिस्टर किससे बना है? फ्लिप फ्लॉप से. रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशंस. तो रजिस्टर्स के समूह को हम कहते हैं रजिस्टर अरे. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच में जो सिंक्रोनाइजिंग होती है, जो कंट्रोल एक्शन होता है, वो प्रोवाइड करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. चौथा भाग होता है मेमोरी यूनिट. यह बड़ा मुख्य भाग होता है प्रोसेसर का, कंप्यूटर का, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या हम इंफॉर्मेशन उससे वापस लेते हैं. तो मेमोरी एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है प्रोसेसर से, कि हम उसमें इंफॉर्मेशन को लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, और इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और करंट जो अभी हम जिसमें चल रहा है 5th जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन बिलोंग्स टू वॉल्व टेक्नोलॉजी. जब 40s में और 50s में जो कंप्यूटर बना करते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब्स द्वारा निर्मित होते थे. सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले लिया. तो क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कम हो गया और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ गई. थर्ड जनरेशन में जब हम आए 70s में, तो हमने इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया. इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा सर्किट है? जिसमें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट को हम इनकारपोरेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ डायोड ट्रांजिस्टर को हम उसमें इनकारपोरेट कर सकते हैं. तो क्या हुआ कि सिस्टम की साइज़ जो है वो और कम हो गई और उसका परफॉर्मेंस और बेहतर हो गया, स्पीड और ज़्यादा हो गई. फोर्थ जनरेशन में हमने आविष्कार किया माइक्रो प्रोसेसर का, और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. और इस जनरेशन में हमने आविष्कार किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे कि C++, सी, विजुअल, जावा. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे जो काम करने की क्षमता है उसको और बढ़ाती है. 5th जनरेशन में हम जब आए, जो हम करंट अभी हमारा दौर चल रहा है, उसमें हमने सुपर कंडक्टर का आविष्कार किया और
मल्टी प्रोसेसर का युग है ये, और इसमें कंप्यूटेशंस हमारे और फास्ट हो गई। रिस्क प्रोसेसर आ गया, सिस्क प्रोसेसर आ गया। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर का विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि जब हमने आपको कंप्यूटर के मुख्य घटक दिखाए फिगर 1 में, तो हमने दिखाया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, और बीच का पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन 40s में जब फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर चल रहा था, तो ये प्रोसेसर का जो भाग होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, क्योंकि हम उसमें वैक्यूम ट्यूब से बनाते थे, और ट्रांजिस्टर के समय भी वो काफ़ी बड़ा होता था। जब हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इस मुकाम पे पहुंच गए, इस जगह पे पहुंच गए कि हम एक कंप्यूटर के सीपीयू को एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पे फैब्रिकेट कर पाएँ, तो वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। मतलब कि किसी माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यदि एक चिप पर अवस्थापित कर दिया जाए तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस प्रकार हुआ, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर जो आपका था वो 4 बिट का प्रोसेसर था। किसने बनाया? इंटेल कॉर्पोरेशन, यूएसए। कब? 71 में। ये 4 बिट का प्रोसेसर था। 4 बिट के प्रोसेसर से मतलब है कि वो प्रोसेसर जो एक समय पे 4 बिट डेटा एट ए टाइम पैरेलल में प्रोसेस कर सकता है। 4 बिट के समूह को हम निबल भी कहते हैं। सेकंड जनरेशन प्रोसेसर में हमारी बिट साइज बढ़ गई, और हमने 8 बिट का प्रोसेसर 8085, जिसको कि हमें पढ़ना है, उसका आविष्कार किया इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने, और साथ ही साथ 8088 भी डेवलप किया। 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 8 बिट का प्रोसेसर है। मतलब जो उसमें वर्ड लेंथ है, जो उसमें शब्द बनेंगे, वो 8 बिट वाइड होंगे। इसी प्रकार थर्ड जनरेशन प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, और उसमें बिट साइज 16 बिट हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी बिट साइज जो है प्रोसेसर की वो बढ़ती जा रही है। इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने 78 में 8086 प्रोसेसर बनाया, और ज़ायलॉग ने Z8800 बनाया, जो कि 16 बिट का प्रोसेसर है। मतलब वो प्रोसेसर 16 बिट डेटा एट ए टाइम पैरेलल में प्रोसेस कर सकता है। तो क्या हुआ कि हमारी कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ती जा रही है, और हमारी सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड भी बढ़ती जा रही है। फोर्थ जनरेशन में हमने मल्टीटास्किंग चिप बनाई, 386, 486, 32 बिट का प्रोसेसर बनाया। इसी प्रकार फिफ्थ जनरेशन में हमने पेंटियम प्रो बनाया, रिस्क प्रोसेसर, सिस्क प्रोसेसर बनाया। तो देखा, आपने देखा कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोसेसर का वर्ड लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। पर फिफ्थ जनरेशन में आके हमने क्या किया कि हमने मल्टी प्रोसेसर बनाना शुरू किया। जैसे 2000 में हमने डुअल कोर बनाया, फिर क्वाड प्रोसेसर बनाया, फिर उसके बाद इस समय हम ऑक्टा प्रोसेसर बना रहे हैं, 32 बिट का ऑक्टा प्रोसेसर। तो इस प्रकार जो हमें अब स्पीड मिल रही है वो ऑपरेटिंग स्पीड प्रोसेसर की 3 गीगाहर्ट्ज़ है। बिट क्या है? बिट है बाइनरी डिजिट 0 और 1 का शॉर्ट फॉर्म, ये एब्रिविएशन है। और बाइट क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बिट। और निबल क्या है? निबल है 4 बिट। 4 बिट के समूह को कहते हैं निबल। इसी प्रकार जो मेमोरी की यूनिट है बाइट में, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, एंड 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर को निर्देश देना है, कंप्यूटर पे से काम लेना है, तो बीच में एक कम्युनिकेशन का मीडियम होना चाहिए। और कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है? लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है टू कम्युनिकेट प्रोसेसर। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? जो कि मशीन पे निर्भर करती है, मतलब प्रोसेसर पे डिपेंड करती है, इसलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं।
और वो भी दो प्रकार की होती है, एक मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रोसेसर या सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है, मतलब समझ पाता है। प्रोसेसर को केवल 0 और 1 की भाषा में ही हम समझा सकते हैं कि हमें उससे क्या कार्य लेना है। उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज। पर जब हमने देखा कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है और सिस्टम से ज़्यादा वर्क लेना है, तो ये 0101 काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। तो डिज़ाइन इंजीनियर और प्रोसेसर के जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने क्या किया कि इसकी कोडिंग कर दी, और इस कोडिंग को हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स, या निमोनिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द। जैसे 8 बिट का प्रोसेसर है, तो 8 बार 1 लिखने की जगह हमने उसको एक मीनिंगफुल वर्ड दे दिया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर 8 बिट का है तो 256 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और 8085 में डिज़ाइन इंजीनियर ने केवल 76 आउट ऑफ 256 दे ओनली यूज 76 कॉम्बिनेशंस फॉर निमोनिक्स, और यू कैन से मीनिंगफुल वर्ड। इस प्रकार की जो लैंग्वेज बनी जिसमें कि हमने कोडिंग किया, इसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक्स, सो इट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर, अभी हमने आपसे बताया कि प्रोसेसर जो है वो केवल 0 और 1 समझ पाता है। तो असेंबली लैंग्वेज में तो हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स लिखते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? असेंबलर। असेंबलर इज द प्रोग्राम टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। क्रॉस असेंबलर, क्रॉस असेंबलर का क्या काम है? यदि हम 8085 प्रोसेसर का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम 8086 पे, 386 पे, 486 पे, यानी कि किसी और मशीन पे चलाना चाहते हैं, तो जो क्रॉस असेंबलर है वो कॉम्पैटिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जो कि मशीन पर निर्भर नहीं करती, सो दे कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश रिटन वर्ड में होते हैं, जिसको कि हम स्टेटमेंट कहते हैं। अब फिर वही बात आई कि ये इंग्लिश रिटन स्टेटमेंट जो है वो प्रोसेसर नहीं समझ पाता, उसको तो केवल 0 और 1 ही समझ में आता है। तो ये कन्वर्जन कौन करता है? इस कार्य को करने के लिए कंपाइलर होता है। कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स English written statement written in high level language program, also called source code, to convert its binary equivalent, also called object code। मतलब कि कंपाइलर का काम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंग्लिश में लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है, जिसको कि हम सोर्स कोड भी कहते हैं, उसको वो उसके समतुल्य बाइनरी कोड में चेंज कर देता है, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। अब कंपाइलर भी यही काम करता है। कंपाइलर भी जो है वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो है वो एंटायर प्रोग्राम के सोर्स कोड को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, पर ये चेंज वो इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन या लाइन पर लाइन करता है। मतलब एक बार में एक इंस्ट्रक्शन के सोर्स कोड को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड में चेंज करता है, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को लेता है, फिर तीसरे। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रोग्राम में फॉल्ट फाइंडिंग करनी हो तो इंटरप्रेटर की आप मदद ले सकते हैं। अब
हम सिस्टम को या प्रोसेसर को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उस तक पहुंचती कैसे है, मतलब जो कम्युनिकेशन तो हो गया, हमारा मीडियम है लैंग्वेज, पर ये वहाँ तक पहुँचती कैसे है, इसके लिए बस का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम बस होती है जिसमें कि सिस्टम बस में हमारी डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होती है, जिसके के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव की जाती है इन बिटवीन प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसर टू मेमोरी। डेटा बस, डेटा बस कैसी बस है? डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल बस है, मतलब इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। अब डेटा बस के द्वारा हमको क्या पता चलता है? डेटा बस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर प्रोसेसर की वर्ड लेंथ क्या है। एग्जांपल 8085 की डेटा बस जो है वो 8 बिट वाइड है, इसका मतलब वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो किसी भी प्रोसेसर की जो डेटा बस है उसके द्वारा प्रोसेसर की वर्ड लेंथ या कितने बिट का प्रोसेसर है ये पता चल जाता है। और बस क्या है? बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। एड्रेस बस, ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि सिस्टम बस किस प्रकार प्रोसेसर के बीच, इनपुट आउटपुट के बीच और मेमोरी के बीच इंफॉर्मेशंस को शेयर करती है। एड्रेस बस, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके द्वारा जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं या रजिस्टर के लोकेशंस होते हैं उसके एड्रेस को सेंड किया जाता है। एड्रेस बस के द्वारा हमें क्या पता चलता है? एड्रेस बस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि प्रोसेसर से एसोसिएटेड मेमोरी कितनी है। यदि 8085 की बात करें तो इसमें 16 बिट एड्रेस लाइन है, सो इसके द्वारा एसोसिएटेड मेमोरी होगी 2 to the power 16 यानी 64 किलो बाइट। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस के द्वारा हम क्या करते हैं? कंट्रोल बस के द्वारा कंट्रोल सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि रीड होना है, राइट होना है, और किसको? इनपुट आउटपुट डिवाइस को या मेमोरी को। सिंक पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो कंट्रोल एक्शन जो भी होते हैं वो कंट्रोल बस पे ट्रैवल करते हैं। ट्राई स्टेट लॉजिक, ट्राई स्टेट लॉजिक आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। तो लॉजिक गेट्स में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट या लो हो सकता है या हाई हो सकता है। यदि गेट एक्टिव है, गेट कनेक्टेड है सप्लाई से, तो उसके इनपुट या तो लो होंगे या हाई होंगे, इन बिटवीन कोई भी स्टेट नहीं होती है। माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट चिप्स ऑल द टाइम कनेक्टेड होते हैं, और अगर सभी चिप पे सप्लाई को दिया जाए और निरंतर दिया जाए तो क्या संभावना होती है कि चिप जो है वो डैमेज हो सकती है। तो एक और लॉजिक सर्किट हमारे सामने आया, ये हमने प्रयास किया उसको बनाने का। कौन सा? ट्राई स्टेट लॉजिक, जिसमें कि 3 स्टेट होती है, लो, हाई और हाई इम्पिडेंस। तो इसमें जो ये तीसरा पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंट्रोल पॉइंट होता है, ठीक है। और ये अगर लो है तो ये एक्टिव लो की तरह काम करता है, और ये अगर हाई है तो ये एक्टिव हाई की तरह काम करता है। अब लो से मतलब क्या है कि यदि ये कंट्रोल सिग्नल लो है तो ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा, अदरवाइज हाई होने पे ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में आ जाएगा। अगर ये इनेबल हाई है यानी एक्टिव हाई है तो ये हाई स्टेट पे ही काम करेगा, अदरवाइज लो की स्थिति में ये हाई इम्पीडेंस स्टेट हो जाएगा। आप इसके ट्रुथ टेबल से इन चीज़ को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक एक्टिव हाई ट्राई स्टेट लॉजिक है, और डेटा इनपुट हमने 1 दिया, कंट्रोल 0 दिया। कंट्रोल यदि 0 है तो ये हाई इम्पीडेंस पे है। फिर डेटा इनपुट हमने 0 दिया और कंट्रोल फिर से 0 है तो ये हाई इम्पीडेंस स्टेट पे है। अब डेटा इनपुट हमारा 0 है और कंट्रोल 1 है तो ये 0 से 1 हो गया, और इनपुट 1 है और कंट्रोल भी 1 है तो ये 0 हो गया। कहने का मतलब है ये इन्वर्टर की तरह काम तब करेगा जबकि
कंट्रोल जो है वो हाई होगा, एक्टिव हाई ट्राई स्टेट लॉजिक। और इसी तरह एक्टिव लो ट्राई स्टेट लॉजिक तब काम करेगा जब उसका कंट्रोल सिग्नल लो हो, अदरवाइज वो हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट कैसी स्टेट है? जिसमें कि चिप कोई भी करंट ड्रेन नहीं करेगी, मतलब स्टैंड बाई चिप बनी रहेगी, कोई भी ड्रेनेज उससे नहीं होगा। बफर एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जो करंट और वोल्टेज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो ट्राई स्टेट बफर का यूज़ जो है वो डेटा बस और एड्रेस बस में उसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और ट्राई स्टेट बफर क्या है कि ट्राई स्टेट बफर में जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा यदि कंट्रोल सिग्नल हमारा ज़ीरो है, अदरवाइज हाई इम्पीडेंस स्टेट में हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हमने आपको दिया है कि एक आईसी होती है 74LS244, ये ट्राई स्टेट बफर है ऑक्टेल, मतलब इसमें 8 ट्राई स्टेट बफर हैं। आप देख रहे हैं 1A1 = 1Y1, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है यदि इसका कंट्रोल ज़ीरो है। अगर कंट्रोल ज़ीरो नहीं होगा, यानी 1G पे हमने ज़ीरो लगा दिया, तो जो हमें इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा। और यदि यहाँ पे 1 है 1G की जगह पे, तो ये 1Y1 हमारा आउटपुट जो है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्राई स्टेट बफर। इसका यूज़ हम लोग एड्रेस बस और डेटा बस की ड्राइविंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ 8085। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेमोरी से शुरू करेंगे। थैंक यू।